वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। तो आज की जो क्लास होगी वह है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। और इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक हम कवर करेंगे वह है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा है कन्वेक्शन करंट थ्योरी या संवहन धारा का सिद्धांत, संवहनी धारा का सिद्धांत क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका अध्ययन करेंगे। भी यह सिद्धांत पढ़ा जा रहा है उसके पीछे पर्पज क्या है, इस सिद्धांतों के माध्यम से हम समझने का प्रयास क्या करेंगे कि जो भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जो भी पर्वत या जो भी कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, जो भी महासागर, अलग अलग महासागर दिखाई दे रहे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, इन चारों जो भी सिद्धांत हैं इनके माध्यम से हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ, जो ओशियनिक है या ओशियन है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इन सिद्धांतों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास जो संबंधित होगी पहली वह है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। अब क्या है कॉन्टिनेंटल या वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, इसको हम समझते हैं। यह सिद्धांत कब दिया गया, अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को दिया और कब 1912 में। तो 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, वेगनर के द्वारा दिया गया और यह सिद्धांत कब आता है, 1912 में। वेगनर की बात की जाए तो यह क्या है, एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक है, जर्मन मौसम वैज्ञानिक है। समय क्या कर रहे थे कि जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। तो उस अध्ययन के दौरान यह पाया कि ठंडे प्रदेशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन में कोयला के भंडार हैं, जबकि गर्म प्रदेशों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप पाए जाके प्रमाण मिले हैं। तो यह क्या कर रहे थे, वैगनर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी पर जो अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घटना देखी या तथ्य निकाले, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो वैगनर ने देखा कि यहाँ पर है नॉर्वे, स्वीडन स्वीडन और यहाँ पर है फिनलैंड, यहाँ पर कनाडा। तो ये सब क्या है, ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है। और ध्रुवीय प्रदेशों में उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोल निक्षेप या कोयला निक्षेप पाए गए, कोयला या कोल निक्षेप पाए गए यहाँ पर। अब चूंकि जो कोयला के भंडार इस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं जो कि ध्रुवीय क्षेत्र है, लेकिन यह जो लक्षण है यह कहाँ का लक्षण है, यह है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का लक्षण है। जो कि जो कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं वह कहाँ की विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता है। क्योंकि कोयला का निर्माण किससे होता, जो हार्डवुड होता, जो कठोर लकड़ियां होती हैं, जो कठोर वनस्पति होता है, उनके द्वारा कोयले का निर्माण होता है। लेकिन और वह जो हार्डवुड है, जो कठोर वनस्पति है या कठोर लकड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है।
जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं, मुलायम वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कोयले का निर्माण कैसे होता है? जो हार्ड वुड होती हैं उनके द्वारा कोयले का निर्माण होता है, और यह कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। और लेकिन जब उन्होंने अध्ययन किया, देखा कि यहाँ पर भी कोयले के निक्षेप पाए गए थे, निक्षेप उपस्थित था या पाए गए, तो यह विशेषता किसकी, कहाँ की है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की है। तो पहला देखा कि कोयला निक्षेप पाए जा रहे हैं, वो कहाँ पाए जा रहे हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने देखा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हिम निक्षेप पाए जा रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है? हिम निक्षेप के प्रमाण मिले हैं। और हिम निक्षेप कहाँ की विशेषता है? वह विशेषता है ध्रुवीय क्षेत्र की विशेषता है। लेकिन इनको प्रमाण कहाँ मिल रहे हैं हिम निक्षेप के? जैसे यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील में पाए गए, यहाँ पर अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप के प्रमाण पाए गए, और भारत में हिम निक्षेप के, प्रायद्वीपीय भारत में हिम निक्षेप के प्रमाण पाए गए। और हिम निक्षेप कहाँ की विशेषता है? वह है ध्रुवीय क्षेत्र पे, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है, वहाँ पर हिम निक्षेप पाए जाते हैं। तो जब यह अध्ययन कर रहे थे अतीत में हुए जो जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी पर हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने दो चीज़ देखी। एक, हिम निक्षेप कहाँ पाए जा रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और कोयला निक्षेप कहाँ पाए जा रहे हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ से इन्होंने दो निष्कर्ष निकाला। या तो जो कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया, या क्या थे? यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था। तो यहाँ पर यदि मान लिया जाए क्या है, भूमध्य या विषुवत रेखा, तो ध्रुवीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? इस क्षेत्र में संभावना बनती है कि कोयला निक्षेप पाया जाएगा। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहला कि या तो जो कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, और वह कहाँ स्थित था? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। और दूसरा निष्कर्ष निकाला, या तो जो प्रेशर बेल्ट है या दाब पेटियां हैं, इनका खिसका हुआ है। तो यहाँ से उनको दो मत निकला कि या तो प्रेशर बेल्ट का खिसका हुआ है, या वायु दाब पेटियों का शिफ्ट हुई है दूसरी तरफ, या तो जो कॉन्टिनेंट है अलग अलग, या पहले कहाँ थे? दक्षिणी क्षेत्र में थे, या दक्षिणी ध्रुव के पास थे। बाद में उन्होंने विभिन्न निष्कर्षों या विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जो वर्तमान में कॉन्टिनेंट अलग अलग महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, वह क्या थे? एक सुपर कॉन्टिनेंट था। और उन्होंने उसे क्या बताया? उन्होंने उसे पैंजिया कहा। और पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, सुपर महासागर था, उससे उन्होंने क्या बताया? पैंथालासा कहा, पैंथालासा कहा। और बाद में, और यह जो पैंजिया है कहाँ स्थित था? यह था साउथ पोल के पास, या दक्षिणी गोलार्ध के पास स्थित था। तो इस आधार पर, विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, वह पहले क्या थे? एकीकृत कॉन्टिनेंट था, आपस में जुड़े हुए थे, और उन्होंने उसे क्या कहा? पैंजिया कहा। तो इसको हम बाद में समझते हैं। उन्होंने कौन कौन से साक्ष्यों के आधार पर यह बताया कि पहले क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उन साक्ष्यों को देख लेते हैं। इसके बाद जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, या पैंजिया का विभाजन कैसे होता है, पैंथेलासा, विभिन्न सागरों का निर्माण कैसे होता है, इनको हम बाद में देखते हैं। तो उन्होंने किन साक्ष्यों के आधार पर बताया कि जो वर्तमान में अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, वह क्या थे? एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे। जो यहाँ पर जो वर्तमान प्रेजेंट में कॉन्टिनेंट है, वह इस तरह है। लेकिन कार्बोनिफेरस काल में उन्होंने इस प्रकार बताया कि जो कॉन्टिनेंट अलग दिखाई दे रहे हैं, वह एकीकृत स्थलखंड था, उसे क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। इसको हम बाद में समझते हैं। तो उन्होंने किन साक्ष्यों के आधार पर साबित करने का प्रयास किया कि
यह पहले क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। तो उन साक्ष्यों को देख लेते हैं, फिर हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो उन्होंने जो पहला साक्ष्य दिया कि महाद्वीपीय साम्यता का, या इसे कहा जाता है जिग्सा फिट। तो पहला उन्होंने साक्ष्य दिया महाद्वीपीय साम्यता। अब इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राज़ील है या इसे साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर जो उभार है, इस उभार को देखा जाए तो यदि यहाँ पर लाके गिनी के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर फिट कर दिया जाए तो यह क्या है, साम्य हो जाएंगे, यहाँ पर आसानी से फिट हो जाएंगे। इसी प्रकार जो यहाँ पर अफ्रीका का जो पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, यदि यहाँ पर लाके फिट किया जाए तो यह भी क्या है, फिट बैठ जाएगा। प्रकार यदि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल ऑस्ट्रेलिया को लाकर यहाँ पर रखा जाए तो ये भी क्या है, इस यहाँ भी यह फिट बैठेगा। इसी प्रकार जो इथोपिया इरिट्रिया का जो उभरा भाग है यहाँ पर लाया जाए, या पाकिस्तान और जो इंडिया यहाँ मध्य में लाया जाए तो यहाँ क्या होगा, फिट बैठ जाएगा। तो इसे कहा गया कि यानी इसे कहा गया जिग्सा फिट, यानी यदि इनको आपस में जोड़ा जाए तो आपस में क्या होंगे, आसानी से फिट बैठ जाएंगे। तो इन्होंने पहला प्रमाण दिया महाद्वीपीय साम्यता का। यहाँ पर अमेरिका वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका का उभरा भाग है, और अफ्रीका का यह क्षेत्र है, ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए थे। अब दूसरा उन्होंने प्रमाण दिया कि तटीय चट्टानों की आयु में समानता। इसके अलावा जो जिग्सा फिट है, यहाँ पर यदि जोड़ा जाए यूरोप और पूर्वी अमेरिका को जोड़ा जाए तो यहाँ भी क्या है, आसानी से जुड़ जाएंगे, फिट बैठेंगे या साम्यता रखेंगे, साम्यता दिखाई देती है। अगला जो उन्होंने प्रमाण दिया वह है तटीय चट्टानों की आयु में समानता। अब यह क्या है, यहाँ पर है ब्राज़ील का जो तटीय क्षेत्र है, ब्राज़ील का, जिसको हम मान रहे हैं ए, और यहाँ पर अफ्रीका का जो पश्चिमी पार्ट है यहाँ बी मान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड, इस साइड भी ए और बी की तरफ, दोनों तरफ जो चट्टानों में क्या है, साम्यता पाई गई, चट्टानों में साम्यता पाई गई। अर्थात यहाँ पर ब्राज़ील के तट पर 200 साल पुरानी, 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ भी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि संबंधित हैं जुरैसिक काल से, जुरैसिक काल से संबंधित है। तो इस आधार पर उन्हें तटीय चट्टानों की आयु में समानता के आधार पर प्रमाणित करने या सिद्ध करने का प्रयास किया। अगला है टी लाइट निक्षेप। टी लाइट निक्षेप है हिम द्वारा या बर्फ के निक्षेप से बना अवसादी चट्टान होता है। तो टीलाइट क्या है, हिम या बर्फ के निक्षेप से बना अवसादी चट्टान होता है। और यह टीलाइट कहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पर ब्राज़ील में पाए जा रहे हैं, अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, अंटार्कटिका में पाए जा रहे हैं, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं, टी लाइट के नीचे पाए जा रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सभी जो कॉन्टिनेंट है आपस में क्या है, जुड़े थे, आपस में जुड़े हुए थे। और अगला जो उन्होंने प्रमाण दिया जीवाश्मों का प्रमाण दिया। पहले बताया कि जो लेमूर है, लेमूर की प्रजाति अफ्रीका में भी पाई जा रही, यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर, मेडागास्कर में पाई जा रही, और प्रायद्वीपीय भारत में भी लेमूर की प्रजाति पाई जा रही है। और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, लेमूरिया, तीनों को मिलाकर लेमूरिया स्थलखंड कहते हैं, लेमूरिया स्थलखंड कहते हैं। और उसी प्रकार एक प्रजाति है मेसोसोरस, मेसोसोरस प्रजाति है जो कि खारे पानी में रहती है, खारे पानी में रहती है, एक सरीसृप है या रेंगने वाला क्या है, कीड़ा है। और यह कहाँ पाया जा रहा है, अफ्रीका में पाया जा रहा है, जो केप प्रांत है, अफ्रीका का केप प्रांत है, वहाँ पाया जा रहा है। और इसके अलावा यह ब्राज़ील में पाया जा रहा है, फाकलैंड में पाया जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके अवशेष पाए जा रहे हैं।
तो इस आधार पर इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। वनस्पतिक प्रमाण उन्होंने क्या दिया कि जो प्रजाति है, एक वनस्पति है ग्लेसोपेटरिस एक वनस्पति है, और यह वनस्पति क्या है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाई जा रही है, ब्राज़ील में पाई जा रही है। इसके अलावा यह फाकलैंड में पाई जा रही है। इसके अलावा यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जा रही है। अगला है प्लेसर निक्षेप। तो यहाँ देखा जाए घाना है, घाना में क्या है, स्वर्ण खदानें पाई जा रही हैं, स्वर्ण खदानें। उसी प्रकार की खदान क्या है, ब्राज़ील के पूर्वी भाग में पाई जा रही है। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, वह क्या था, पहले एक स्थल खंड था, या जिसे उन्होंने क्या बताया, पैंजिया बताया, पैंजिया या एक सुपर कॉन्टिनेंट था का प्रयास करते हैं। तो वैगनर के अनुसार जो वर्तमान में कॉन्टिनेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उस समय क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और इसे वैगनर ने क्या कहा, पैंजिया कहा। पैंजिया या एक सुपर कॉन्टिनेंट था। इन्होंने वैगनर ने इसे क्या बताया, पैंजिया कहा। और पैंजिया के चारों तरफ एक सागर था, महासागर, या चारों तरफ क्या है, सागर है। तो पैंजिया के चारों तरफ सागर है, और वैगनर ने इसे क्या कहा, पैंथालासा कहा। वैगनर ने इसे पैंथालासा कहा, पैंथालासा कहा। तो जो वर्तमान में कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, पहले क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और वैगनर ने उसे क्या कहा, पैंजिया कहा। और पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, उसका नाम उन्होंने क्या बताया, पैंथालासा बताया, पैंथालासा बताया। अब यह सुपर कॉन्टिनेंट लगभग आज के 300 मिलियन ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस काल में इस प्रकार विद्यमान था, कार्बोनिफेरस काल में विद्यमान था। और आज के लगभग 200 मिलियन ईयर्स बाद पहले क्या होता, 200 मिलियन ईयर्स पहले जो पैंजिया दिखाई दे रहा है, अर्थात एक जो सुपर कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, इसमें विभाजन होता है, या क्या है, टूट जाते हैं, दो भागों में टूट गए, दो भाग अलग हुए, एक नॉर्थ वाला पार्ट अलग हुआ, और साउथ पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो नॉर्थ वाले पार्ट को क्या कहा, वैगनर ने इसे लारेंसिया कहा, या इसे लारेंसिया कहा। वाले पार्ट को क्या कहा गया, लारेंसिया कहा गया। वहीं जो साउथ वाला पार्ट है उसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा गया, 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, इस पैंजिया का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद दो पार्ट में टूटा। जो नॉर्थ वाला पार्ट क्या कहलाया, नॉर्थ वाला पार्ट लारेसिया कहलाया, और जो साउथ वाला पार्ट था वह क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। और बीच में जब यह टूटा, यह वाला क्षेत्र क्या है, इसे जो खाली हुआ, जो क्षेत्र ओपन हुआ, इसे कहा गया टेथिस, टेथिस सी कहा गया। अब जब यह ओपन होगा तो जो पैंथलासा का जल है इसके अंदर जाएगा और एक सागर बनेगा, उसे क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा गया, उसे टेथिस सागर कहा गया। तो हमने देखा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है, वह दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और दो पार्ट में डिवाइड, जिसे नॉर्थ पोल लारेसिया कहा गया और साउथ पोल क्या है, गोंडवाना लैंड कहा गया। अब कहानी यही नहीं रुकती, आगे चल कर क्या होता है, यहाँ भी जो लारेसिया है, लारेसिया का विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद इसमें से दो पार्ट अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक मान लिया जाए, एक अलग हुआ लारेसिया से, तो उसे वह कौन सा पार्ट था जो उससे बना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना। और जो दूसरा पार्ट है,
दूसरा पार्ट है उसे क्या कहा गया, यह वाला पार्ट उसे यूरेशिया कहा गया, यूरेशिया कहा गया। अर्थात इसमें यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट शामिल थे। और जो दक्षिण वाला पार्ट है गोंडवाना लैंड, इसमें से जो पहला विभाजन हुआ, यदि ए मान लिया जाए ए विभाजन हुआ, तो इससे बना साउथ अमेरिका का निर्माण हुआ। दूसरा जो मध्य वाला पार्ट था या बी मान लिया जाए, उससे अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और भारत क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, इनका विभाजन होता है। और जो सी वाला मान लिया जाए, सी वाले पार्ट से क्या होता है, इंडिया का निर्माण होता है, या जो इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है बनता है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर जो नॉर्थ पार्ट है उससे बनता है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया का पार्ट है, और साउथ में क्या है जिससे बनता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। और यह जो कॉन्टिनेंट है, वैज्ञानिक ने बताया जो कॉन्टिनेंट है वह मूव किस तरफ कर रहा है, एक तो उत्तर की तरफ मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और एक पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है या वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। नॉर्थ की तरफ मूव करने के पीछे कारण वैज्ञानिक ने क्या बताया कि यहाँ पर जो ध्रुव है उत्तरी पोल है या नॉर्थ पोल है, क्योंकि पोल पर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अधिक होता है। तो दोनों पोल पर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है। और दूसरा इन्होंने बताया नॉर्थ की तरफ मूव होने के पीछे कारण कि पृथ्वी का उत्प्लावन, पृथ्वी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। तो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने के पीछे कारण क्या है कि पोल पर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है, और यह सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है अपनी तो तरफ खींच रहा है, और उसको मदद कौन कर रहा है, पृथ्वी का उत्प्लावन बल, पृथ्वी का उत्प्लावन बल। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो एक क्या है सुपर कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर क्या है पैंजिया, और पैंजिया के चारों तरफ जो सागर है वह क्या है पैंथालासा, पैंथालासा है। अब जब यह टूटेगा पैंजिया का मूव किस तरफ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ हो रहा है और पश्चिम की तरफ हो रहा है या वेस्ट की तरफ हो रहा है। नॉर्थ की तरफ होने के पीछे कारण उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, और पृथ्वी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल। हमने पिछली क्लास में जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि जो कॉन्टिनेंट है, यह क्या है कॉन्टिनेंट, और यह कॉन्टिनेंट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टान से, ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पर मान लिया जाए यह है ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक सीमा है, प्लेट है, और यह बना हुआ है बेसाल्ट चट्टान से, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर बना है कॉन्टिनेंट। इसका घनत्व लगभग 2.7 के आसपास है, जबकि ओशियानिक प्लेट का घनत्व कितना है, लगभग 2.9 के आसपास है। और इसे यह बना हुआ सीमा कहा गया, और यह क्या है जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है सियाल। अब इस पर क्या है यह तैर रहा है, और तैरने के कारण क्या है कि पृथ्वी द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ इसको धकेला जा रहा है। और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि पोल पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ क्या है पोल की तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ क्या है पृथ्वी द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जा रहा है। तो हालांकि जो वैज्ञानिक ने जो भी बल की व्याख्या की है वह पूरी तरह क्या है प्रमाणित नहीं है, या वह पूरी तरह क्या है अवैज्ञानिक है। इसको हम समझने के लिए थोड़ा, इसको देखने के लिए समझने के लिए क्या कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ मूव होने के पीछे कारण क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और उत्प्लावन बल। और दूसरा है पश्चिम की तरफ क्यों यह मूव कर रहा है, तो उन्होंने बताया
पृथ्वी का घूर्णन एवं जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है या गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण बल। अब चूंकि यह पेंजिया है और पेंजिया क्या कर रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए पेंजिया है और यहाँ पर मून है, और मून क्या है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, और पृथ्वी क्या है, मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ऊपर की तरफ खींचने के कारण क्या होगा कि जब यह घूम जाएगी तो यह पश्चिम की तरफ चला जाएगा। तो उन्होंने जो पश्चिम की तरफ जाने के पीछे कारण क्या बताया, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का ज्वारीय बल। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर की तरफ जा रहा है या पेंजिया उत्तर की तरफ खिसक रहा, शिफ्ट हो रहा है, उसके पीछे कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स और उत्प्लावन बल। पश्चिम की ओर जाने के पीछे कारण क्या है, या पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है, उसके पीछे कारण है पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का ज्वारीय बल। तो इस प्रकार विभाजित हुआ, और अब हम इसको थोड़ा मैप के या चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमने देखा कि जो वर्तमान में कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, वह कॉन्टिनेंट क्या है, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसे कहा गया वैज्ञानिक ने पैंजिया कहा। आगे क्या होता है कि इस पैंजिया का विभाजन होता है और बीच वाले भाग को क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर। और उत्तरी भाग जो स्थल खंड का था उसे लार एशिया, और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। तो यहाँ जब दोनों विभाजित होते हैं, नॉर्थ और साउथ में विभाजित होते हैं, तो यहाँ पर टेथिस सागर बनता है। आगे फिर क्या होता है कि इससे लारेशिया से नॉर्थ अमेरिका अलग होता है। जब नॉर्थ अमेरिका अलग होगा तो यहाँ बीच में फिर स्पेस बनेगा, और यहाँ पैंथलासा का जल यहाँ पहुँचेगा, जिसको फिल करेगा, भरेगा, तो यहाँ पर निर्माण होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। अमेरिका क्या टूटकर पश्चिम की तरफ मूव किया, वहीं साउथ अमेरिका भी मूव टूटकर गोंडवाना लैंड से पश्चिम की तरफ मूव किया, और बीच वाला जो भाग हो यहाँ पर बना नया सागर का निर्माण होता है, इसे कहा गया साउथ अटलांटिक ओशन कहा गया। और यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया भी इससे अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया भी इससे अलग होकर जो कि पार्ट है, और अंटार्कटिका यहाँ पर है, क्योंकि साउथ पोल द्वारा भी क्या लगाया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस तरफ चला गया। तो इस प्रकार जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया अलग होते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हिंद ओशन का निर्माण होता है या हिंद महासागर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अटलांटिक ओशन बना, साउथ अटलांटिक ओशन बना, हिंद महासागर का निर्माण हुआ। यहाँ पर टेथिस सागर जो हिमालय दिखाई दे रहा है वर्तमान में, यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर था। अब जो पैंथलासा का जो शेष भाग बच जा, उसे कहा गया पैसिफिक ओशियन कहा गया, पैसिफिक ओशियन कहा गया। तो वर्तमान में क्या है, यहाँ पर जो वर्तमान दृश्य है या वर्तमान स्थित है, इस प्रकार क्या है, कॉन्टिनेंट स्थित है। पहले क्या था, एक पैंजिया के रूप में था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और इसके चारों तरफ जो जल था उसे कहा गया पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया। तो और उन्होंने जो बल की व्याख्या की वैगनर ने, कि किस आधार पर इनका विभाजन होता है और नॉर्थ की तरफ किस क्यों जाते हैं और पश्चिम की तरफ इनका मूव क्यों हुआ, तो इन्होंने बताया महाद्वीपीय बहाव भूमध्य रेखा की गुरुत्वाकर्षण बल, ध्रुवप्लावन बल और उत्प्लावन बल की संयुक्त क्रिया के कारण हुआ, क्योंकि ग्रह पर पूरी तरह से गोल नहीं है, भूमध्य रेखा पर एक उभार है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न ज्वारीय धाराओं की वजह से महाद्वीपीय बहाव पश्चिम की ओर हुआ। तो इन्होंने बलों की व्याख्या की, किस किस बल के कारण यह घटना या इनका जो सुपर कॉन्टिनेंट था उत्तर की तरफ मूव किया एवं पश्चिम की तरफ, इसको हमने विस्तार से समझा। अब इनकी आलोचना क्या होती है कि जो इन्होंने बल की जो व्याख्या की, जो फोर्स की व्याख्या की, वह क्या है, पूरी तरह अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है। यह किसी या सुपर कॉन्टिनेंट को जो खिसका हुआ, शिफ्ट हुआ उत्तर की तरफ, यह पर्याप्त बल क्या है, जो इनके द्वारा जो बल की व्याख्या की गई वह पर्याप्त नहीं था। तो इस प्रकार इनकी आलोचना होती है वैगनर के सिद्धांत की। लेकिन वैगनर का जो द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था, वह आने वाले सिद्धांतों के लिए क्या किया, एक आधारशिला रखी, आधारशिला रखी। भले ही इनकी जो क्रियाविधि थी अवैज्ञानिक थी, लेकिन आने वाले सिद्धांतों के लिए इन्होंने क्या किया, एक आधारशिला रखी। तो इसी आधार पर जो इन्होंने बल की व्याख्या की, जो कि क्या है, पूरी तरह अवैज्ञानिक था। अब
इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अगला जो सिद्धांत लाया गया वह है संवहन धारा सिद्धांत या कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक महाद्वीपीय महासागरीय संतुलन, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन से संबंधित जो पहला टॉपिक पढ़ा हुआ है बेकनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संवहनी धारा का सिद्धांत। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।